बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़हीर, आपको स्पोर्ट्स ऑन में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, फीफा वर्ल्ड कप स्पेशल ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं और आज का मैच जो एक बहुत बड़ा अपसेट कहना चाहिए वर्ल्ड कप का, 5 दफ़ा की वर्ल्ड चैम्पियन ब्राज़ील नंबर 1 रैंक की साइड वर्ल्ड कप के इवेंट से बाहर हो गई है। क्रोएशिया ने पेनल्टी की स्ट्रोक के ऊपर उनको 2-0 से 3-0 से उनको हरा दिया। इस पर डिस्कशन करने के मेरे साथ मौजूद है इज़हार बाजवा साहब और वीडियो लिंक पे हम साथ देंगे शहरयार वड़ाइच। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम, क्या हाल है इरफान भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। शहरयार, आपको मिस कर रहे हैं स्टूडियो में, होपफुली यू आर विल बी वेल। या आई एम गुड, इंशाल्लाह कल मिलते हैं ज़रूर स्टूडियो में। आपकी प्रेजेंस ऑब्वियसली हम मिस कर रहे हैं, मैं और इज़हार भाई, लेकिन आपको हम डिस्कशन का पार्ट रखते हैं अपने साथ। स्टार्ट करते हैं मैच का। इज़हार साहब बताइए, कितना खूबसूरत मैच हुआ, एक कॉम्पैक्ट किस्म का मैच हमें नज़र आया, पूरी कंप्लीट परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली दोनों साइड से। ब्राज़ील की अगर बात करें तो जो स्ट्रेंथ उनकी थी, ओबियसली वी ऑल नो कि बड़ी पेस पे वो फुटबॉल खेलते हैं और बहुत ज़्यादा चांसेस क्रिएट करते हैं। वो जो हमें नज़र भी आया कि अगर हम उनकी शॉट ऑन गोल्स की बात करें तो वो दैट इज़ 9, वो उसका एक एविडेंस है कि वो कितनी खूबसूरत फुटबॉल खेली। फिर इसी तरह ओवरऑल शॉट की बात करें दैट इज़ 21, और इन कंपैरिजन अगर हम देखते हैं क्रोएशिया की तो वो दैट इज़ 9 और शॉट ऑन गोल 1 है और वही कन्वर्जन होगी। कैसे समराइज़ करते हैं? पहले तो हम डिस्कस करते हैं ये जो मिड गेम और फिर हमारा जो एक्स्ट्रा टाइम के बाद। देखिए, ये जो मैच है क्रोएशिया की तरफ से, जिस तरह उन्होंने मैच खेला, क्रेडिट मैं देता हूँ उनके कोच ज़्लाटको डालिच को। ये 2017 से इनके साथ हैं। पहले ये इनको फाइनल में लेके गए 2018 के वर्ल्ड कप में, और इन्होंने बहुत ही बेहतरीन टैक्टिकल अप्रोच अडॉप्ट किया। इनको पता था कि ब्राज़ील एक तेज़ खेलने वाली टीम है, अटैकिंग टीम है, फ्लेयर टीम है। हम उनको पेस में, इंटेंसिटी में मैच नहीं कर सकते। हमने करना ये कि जो हमारी स्ट्रेंथ है, क्रोएशिया की स्ट्रेंथ जो है कि वो बॉल रिटेंशन बहुत अच्छा करती है। आप देखेंगे डिस्पाइट द फैक्ट कि ब्राज़ील ने बहुत ज़्यादा चांसेस बनाए, लेकिन जब हम इस मैच को एनालाइज करें तो पोजीशन 50-50 रही थी। जी ऐसे ही। और जब भी क्रोएशिया के पास बॉल आती थी वो गेम को स्लो डाउन करते थे। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जिस तरह ब्राज़ील रैन ओवर साउथ कोरिया, इसी तरह का कोई सिनेरियो शायद क्रोएशिया के साथ हो। लेकिन इस बात को हमें मद्देनजर रखना चाहिए कि क्रोएशिया की जो स्ट्रेंथ हमेशा से रही है वो बॉल रिटेंशन है। जी ऐसे ही। और उनके जो 3 मिडफील्ड है, ट्रायो, ब्रोजोविच, मैटियो कोवाचिच और लूका मॉड्रिच, बहुत ही एक्सपीरियंस सीजन्ड मिडफील्डर है। इन्होंने बहुत डेलिब्रेटली गेम का पेस स्लो किया। जी। जब भी इनके पास बॉल आती, साइडवेज पास करते, बैकवर्ड्स पास करते और ब्राज़ील के प्लेयर्स को थकाते। और इवन जब भी इनको अटैक करने की कोई ज़्यादा जल्दी नहीं होती। इस तरह ये खींच के ब्राज़ील को 105वें मिनट तक लेके गए। और उसके बाद नेमार है, एक ऐसा आउट ऑफ द वर्ल्ड एक क्लासी गोल उसने किया और इट केम आउट ऑफ नथिंग। और उस टाइम पे लग नहीं रहा था कि ब्राज़ील गोल कर पाएगी। क्रोएशिया ने इतने अच्छे तरीके से ब्राज़ील को रोक के रखा हुआ था। अचानक से वो मिडफील्ड में पास लेता है, हालांकि सामने ब्राज़ील के कुछ 7-8 क्रोएशिया के 7-8 मिडफील्डर डिफेंडर मौजूद थे। वो पास देता है पकेटा को, पकेटा 1 टच पे उसको बॉल निकालता है और वो बॉल रिसीव करते हुए पहले डिफेंडर को बीट करता है, फिर कीपर को बीट करता है, फिर इंटेलिजेंटली जो वो शॉट लेता है वो भी वो टॉप ऑफ द रूफ हिट करता है ताकि जो डिफेंडर पीछे ब्लॉक करने आ रहा है उसको बॉल ना लग जाए। तो ये एक ऐसा गोल था, बड़ा कंप्लीट और क्लिनिकल किस्म की उनका एग्जीक्यूशन थी और बड़ा खूबसूरत गोल था। अच्छा, थोड़ा सा हम गुफ्तगू में शामिल करते हैं शहरयार को भी। शहरयार, जिस तरह इज़हार ने कहा कि बड़ा ज़बरदस्त क्लिनिकल परफॉर्मेंस हमें नज़र आई, आपको क्या लगता है कि क्रोएशिया एक पूरे होमवर्क के साथ आया, प्लान के साथ आया, प्लस उनको स्ट्रेंथ का मालूम था ब्राज़ील का कि ये बड़े पेस पे खेलते हैं, इनको अब पेस को ब्रेक करना है, इनका मोमेंटम को ब्रेक करना है, और उन्होंने पोजीशन 51% अपने पास रखी, उनको ज़्यादा बॉल नहीं दी, बट एक ब्रिलियंस की जैसे बात की अभी इन्होंने कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म का गोल प्रोवाइड किया नेमार ने। तो आपको लगता है उसके बाद किसी शेल में चलेगी ब्राज़ील, बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो गए और एक ऐसी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई, एक ही रादर अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई और उसको यूटिलाइज कर गए क्रोएशिया वाले? थैंक यू इरफान। या मैं इजहार की बात को पहले तो सेकंड करूंगा। यही स्ट्रेटजी इन्होंने अपने पिछले मैच में भी की थी, जिसमें जापान के खिलाफ, जापान भी एक हाई इंटेंसिटी गेम खेलते हैं, तब भी इन्होंने जो गेम है उसको बहुत स्लो कर दिया था और अपनी मिडफील्ड की फुल यूटिलाइजेशन की थी to stop a more free flowing team, and that is what they did here as well in against Brazil. अब पहले हाफ के अंदर देखें तो किसी का भी कोई प्रॉपर के चांसेस नहीं बने थे
बहुत ही केजी किस्म का अफेयर था। और उसके बाद सेकंड हाफ के अंदर ब्राज़ील डिड ट्राई टू मेक मोर चांसेस एंड दे वर मोर अटैकिंग, बट देन क्रेडिट गोज टू द बैक फोर एंड स्पेशली जो इनके डिफेंडर्स हैं ग्वार्डियोल और लॉवरेन, इन्होंने आज बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी है और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा शॉट्स को, काफ़ी ज़्यादा अटैक्स को उसी मतलब पेनल्टी एरियाज़ के अंदर आने के बावजूद उनको बड़े अच्छे तरीके से रोका है। एंड क्रेडिट गोज टू क्रोएशिया कि उन्होंने अपना जो प्लान था उसको एग्जीक्यूट किया एंड दे मेड ब्राज़ील फ्रस्ट्रेटेड। और 105 मिनट के ऊपर अगर ब्राज़ील से आप गोल करवा रहे हैं विद द लाइक द ब्रिलियंस ऑफ नेमार, जिसकी वजह से गोल हुआ, तो दैट जस्ट गोज टू शो कि क्रोएशिया वर डन, मतलब दे डिड देयर होमवर्क एंड दे एग्जीक्यूटेड इट वेल। उसके बाद बट क्रोएशिया जो थी ना वो कभी भी आउट ऑफ द गेम मुझे नज़र नहीं आई, स्पेशली 105 मिनट के बाद भी दे वर द मोर अटैकिंग साइड। उन्होंने जो ड्राइव है ना जो इस टीम की, क्रोएशिया की जो डिटर्मिनेशन है, ये बड़ी एक आउटस्टैंडिंग चीज़ है क्रोएशिया के लिए। और आई थिंक 2018 के अंदर भी यही ड्राइव और डिटर्मिनेशन ही जो है वो उनको फाइनल तक लेके गई थी और अभी भी देखें सेमीफाइनल तक पहुंच गए हैं। और उसके बाद उस टाइम पे जिस टाइम पे गोल हुआ है तो ब्राज़ील थोड़ा सा अटैक कर रहा था, दे वर इन जस्ट, उन्होंने क्लियर की बॉल क्रोएशिया ने अपने पेनल्टी एरिया से, और एकदम काउंटर जो है वो उस टाइम पे भी आफ्टर 115 मिनट्स जो है वो जब हो चुके हुए थे तब भी क्रोएशिया का करना दैट जस्ट गोज टू शो देयर ड्राइव। और वो ब्रिलियंट एक काउंटर अटैकिंग मूव थी दैट एंडेड ब्रिलियंटली। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ज़रा भाई, इसमें हम एक चीज़ अगर देखें तो क्रोएशिया ने जिस तरह हमने अभी बात की, पेस को रोका, उनकी ब्रेक किया, उनके मोमेंटम को, और फिर आगे चले। दूसरी एक चीज़ हमें नज़र आई कि अगर आप इनके जितने भी मैचेस देखें क्रोएशिया के, अगर आप लास्ट 2 वर्ल्ड कप को भी अगर हम थोड़ा रिकॉल करें तो ये कोई बहुत मैसिव किस्म के गोल्स नहीं करते, यानी कि 5-6 गोल नहीं करेंगे, ये 1-2 के मार्जिन से जीते हैं, बट बड़ी कॉम्पैक्ट और क्लिनिकल किस्म की फ़ुटबॉल खेलते हैं। क्या आपको लगता है कि इनका आज भी गेम प्लान, जिस तरह लास्ट मैच में हमने बात की जो जब उन्होंने जापान के अगेंस्ट भी जीता, वो पेनल्टी स्ट्रोक तक ले गए, आपको लगता है कि इनकी कोशिश पहले ये थी कि 0-0 भी रहता कोई मसला नहीं, इनको पेनल्टी तक लेके आएँ, प्लस इनको अपनी और स्ट्रेंथ भी मालूम था कि इनका कीपर जो है जिसने आज 12 गोल पहले ऑन फील्ड बचाए, सेव किए, बहुत बड़ी बात थी, और उसके बाद फिर इस तरह उसने पेनल्टी के ऊपर, फिर हम सेपरेट आपसे लेते हैं पॉइंट ऑफ व्यू, कैसे देखते हैं उनकी इस गेम प्लान को और उनकी पूरी एग्जीक्यूशन को? आप दोनों की बात को मैं सेकंड करता हूँ। लिवाकोविच ने बहुत ज़बरदस्त मैच खेला। बहुत रेयर होता है अगर कोई कीपर का बहुत अच्छा मैच गुजरा हो तो उसने कोई 3-4 अच्छे सेव किए होते। इसने 11 सेव आज किए हैं, बिल्कुल ऐसे ही। और ये बहुत, और 11 में से भी ऐसे आधे तो ऐसे सेव थे जो 1-on-1 टाइप सिचुएशन थी और बड़े अच्छे प्यारे सेव थे, तो ही केप्ट देम इन द गेम। हमेशा जो आपकी डिफेंसिव सॉलिडिटी होती है या आपका कोर होता है, जिसको फुटबॉल में कोर कहा जाता है, वो आपके 2 सेंटर बैक होते हैं और आपके सेंट्रल मिडफील्डर्स होते हैं। तो जो क्रोएशिया की टीम का कोर है, कीपर से शुरू हुआ, कीपर के बाद 2 डिफेंडर्स लॉवरेन और ग्वार्डियोल, और उनके बाद जो उनके मिडफील्डर्स हैं ब्रोजोविच, कोवाचिच और लूका मॉड्रिच, उनका कोर बहुत स्ट्रांग है। और उनकी हमेशा से ये स्ट्रैटेजी रही है कि वो डिफेंसिव सॉलिडिटी रखते हैं, कम्पैक्ट रखते हैं, डिसिप्लिन रखते हैं, और साथ साथ कोशिश करते हैं कि गेम को कंट्रोल करें, गेम के मोमेंटम को, टेम्पो को कंट्रोल करें। ये बहुत बड़ी एसेट होती है। आप ब्राज़ील के योर एबिलिटी टू कंट्रोल द टेम्पो, सेट द टेम्पो ऑफ द मैच, कंट्रोल द मोमेंटम ऑफ द, ये इनकी खूबी है। इन्होंने आज भी इसी तरह किया, और हमेशा से जो अभी भी मैचेस देखने को मिले हैं वर्ल्ड कप के खिलाफ, हर मैच में जो गेम का टेम्पो था वो क्रोएशिया सेट करी थी। अगर आप गेम का टेम्पो अपने मिजाज के मुताबिक सेट कर रहे हो तो आप ऑलरेडी अपने ओपोनेंट को डिफीट कर रहे हो। और मेरे ख्याल में ब्राज़ील जैसी ऑल आउट अटैकिंग फ्लेयर वाली टीम को शायद क्रोएशिया जैसी लीचर टीम ही निकाल सकती थी वर्ल्ड कप में, जो आज हमें देखने को मिला। शायद अगर ये फ्रांस और इंग्लैंड से ये ना हो पाता, जो अटैकिंग फुटबॉल खुद भी खेलते हैं, और क्रोएशिया जैसी टीम ही इनको हरा सकती थी। और अगर हम इस मैच को फर्दर एनालाइज करें तो मेरे ख्याल में जब हम वर्ल्ड चैंपियंस के बारे में बात करते हैं, जिस तरह स्पेन की 2010 की टीम थी, जर्मनी की 2014 की टीम थी, या फ्रांस की 2018 की टीम थी, उनमें ये खूबी थी कि चाहे जैसी भी टीम उनको फेस करनी पड़ती थी, चाहे वो जितनी मर्जी रेजोल्यूट एट द बैक होते थे, या फिर मिडफील्ड में स्ट्रांग होते थे, या कोर स्ट्रांग होती थी, डिफेंसिव डिसिप्लिन होता था, वो कोई ना कोई तरीका निकाल देते थे कि उनको हराने का, और वो इतनी देर तक गेम ही नहीं लेके जाते थे। जिस तरह ब्राज़ील ने, नो डाउट इवेंचुअली दे मैनेज टू ब्रेक द डेडलॉक एंड गेट अहेड इन फ्रंट ऑफ क्रोएशिया, जब नेमार ने बहुत प्यारा गोल किया,
लेकिन जब हम बात करते हैं कि शायद ब्राज़ील अनलकी रहा क्योंकि जो उनको गोल कंसीड हुआ दैट वाज ड्यू टू आवर डिफ्लेक्शन जी, लेकिन जो वर्ल्ड चैंपियंस होते हैं वो इस लेवल इस स्टेज तक बात जाने ही नहीं देते, ऐसे ही वो पहली गेम को किल कर चुके होते हैं। इवन पहले हाफ के बाद भी कमेंटेटर का कहना ये था कि इस दफ़ा ब्राज़ील के लिए मुश्किल नज़र आ रही है बिकॉज इन द लास्ट गेम वो 36 मिनट तक 4 गोल्स कर चुके थे और वो गेम अवे लेके जा चुके थे और आज दे आर इन एब्सोल्युटली इन ट्रबल। तो वो नज़र भी आया फिर इवेंचुअली हमें कि वो जो मोमेंटम उन्होंने बनाया क्रोएशिया ने और वो जो एग्जीक्यूशन सेकंड गोल के भी, बल्कि आप उस पर थोड़ा सा ज़रूर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें कि किस तरह खूबसूरत मूव बनी। उनको पता था कि ये वी हैव लास्ट 4-5 मिनट और यही हमारा मेक और ब्रेक वाली सिचुएशन है और उन्होंने अपने नर्व्स को लूज़ नहीं किया कि क्रोएशिया ने। और ये एक अपॉर्चुनिटी जो उनको मिली, एक ही अटैम्प्ट हुई पूरे गोल के अंदर शॉट एंड गोल, और वो आल दो के थोड़ा सा लकी भी रहे जिस तरह उनकी एक डिफ्लेक्शन होगी डिफेंडर की, बट ओवरऑल क्रेडिट जाता है उनको। इस पे लिवरपूल एक मैनेजर है जर्गन क्लॉप, वो एक वर्ड यूज़ करते हैं मेंटालिटी मॉन्स्टर्स, कि मैं अपने प्लेयर्स को चाहता हूँ कि वो मेंटालिटी मॉन्स्टर्स हों, कि उनकी मेंटल स्ट्रेंथ इतनी स्ट्रांग हो कि वो किसी भी किस्म का उन्हें सेटबैक हो वो उससे फ़ौरन बाउंस बैक करें। यार ब्राज़ील जैसी टीम के ख़िलाफ़ आप 105वें मिनट में ऑल आउट एफर्ट करने के बावजूद, अपनी लाइव्स पुट ऑन लाइन करके बावजूद आप एक गोल कंसीड कर गए हो और आपको पता है कि अगर एक गोल पड़ गया इसके बाद और गोल भी पड़ सकते हैं। ऐसी सिचुएशन में बाउंस बैक करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा ज़हनी तौर पे स्ट्रांग होना पड़ता है। उन्होंने उस सिचुएशन से बाउंस बैक किया, बाउंस बैक करके और उसके बाद उन्होंने चांसेस बनाए। आप देखेंगे लुका मॉड्रिच, उसकी उम्र मेरा ख्याल है 37, गालिबन 37-38 साल उसकी उम्र है। उसके बाद 110 8वें 9वें 10वें मिनट में वो रन्स बना रहा है, पासेस निकाल रहा है और आपके उस कोच को भी क्रेडिट दे कि वो ऑर्सिच को लेके आया बिल्कुल उसी मिनट में, और ऑर्सिच ने आते साथ ही 2 मिनट में उसने उसको असिस्ट दे दी उसको पेटकोविच को, जी पेटकोविच बिल्कुल, जो डिफ्लेक्ट होके गोल हो गया। थोड़े काइंड ऑफ अनलकी था लेकिन लक फेवर्स द ब्रेव, फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव के, और वो क्योंकि नीचे जाने के बाद उन्होंने फाइट बैक की, रेजिलियंस शो की और एक लक ने भी उनका साथ दिया। बिल्कुल यार, आप ये बताइए कि जब हमने देखा कि मैच 1-1 से ड्रॉ हो गया, जब टाई होने के बाद जब इवेंचुअली डिसीजन आया कि अब पेनल्टी स्ट्रोक पे मैच जाएगा, तो उधर ही बॉडी लैंग्वेज हमें बताना शुरू कर दिया कि ब्राज़ीलियन प्लेयर की काफ़ी नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज नज़र आए। दे वर शेकिंग देयर हेड और पूरा डल और काफ़ी डाउन नज़र आए। इन कंपैरिजन अगर आप उनको देखते हो, क्रोएशिया के प्लेयर तो दे वर क्वाइट कॉन्फिडेंट, वो एक दूसरे को बकअप भी करे, ओबियसली कि उन्होंने अभी एक गोल करके आए थे और वो दोबारा दे वर इन द मैच, बट बॉडी लैंग्वेज भी कहीं मैटर करती है। वही फिर पेनिट्रेट की आके जब पेनल्टीज लगना शुरू हुई, क्या आपको इंडिविजुअल ब्रिलियंस नज़र आती है उनके कीपर की, या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो एक मोमेंटम बना क्रोएशिया का या कॉन्फिडेंट जो थे वही चीज़ उनको ले गई? देखें, इसमें 2-3 बातें हैं। पहली बात तो ये कि इंडिविजुअल ब्रिलियंस, तो जिस तरह लेवाकोविच एक बड़ा अच्छा शॉट स्टॉपर है, एलिसन इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, तो ही इज़ प्रॉब्ली द हाईएस्ट रेटेड फुटबॉल गोलकीपर पिछले 1-2 साल के अंदर। तो आई थिंक जो एबिलिटी है शॉट स्टॉपिंग की वो तो एलिसन के पास भी थी। मेरा ज़्यादा ख्याल है कि क्रोएशिया, अगर क्रोएशिया की बात करें तो क्रोएशिया इज़ अ ब्रिलियंटली ड्रिल्ड टीम। जितना डिसिप्लिन उन्होंने इस वर्ल्ड कप के अंदर दिखाया शायद ही किसी कुछ टीमों ने दिखाया हो। एंड पिछले मैच के अंदर भी when nothing goes for them they still stick it out and they have the confidence कि वो पेनल्टीज़ के ऊपर भी अगर बात जाती है नॉकआउट स्टेज पे तो वो उसको जीत सकते हैं। और इसकी एग्जांपल हमारे सामने ये है कि क्रोएशिया ने अब 3 पेनल्टीज़ जीते, 3 आउट ऑफ 3 पेनल्टी शूट आउट जो उनके हुए हैं वो उन्होंने जीते हैं। ब्राज़ील के 3 आउट ऑफ 4 थे इससे पहले, लेकिन ब्राज़ील की अब देखें वैसी टीम ही बहुत ही अच्छी है, अब जो है वो 3 आउट ऑफ 5 हो गए हैं। सो there was already that confidence within them कि भी when it comes to penalties there is none better than us. So I think that showed, and the goal, जिस तरह के गोल भी इन्होंने किए हैं they were very assured goals. पहला गोल जो व्लासिच ने किया है, फिर दूसरा जो वो मेजर ने किया है, वो भी right down the middle goals थे, that जो वो उनकी कॉन्फिडेंस को की एक अक्कासी कर रहे थे। जहाँ से आपने बात की ब्राज़ील की कि वो थोड़े से डिफ्लेटेड लग रहे थे, तो आई थिंक वो एक नेचुरल प्रोसेस था। अगर आप एक टीम जो है वो 105 मिनट्स के अंदर डोमिनेंट टीम रही हो, 29 शॉट्स किए हों, उसके बाद जो है वो 12-13 शॉट्स ऑन टारगेट किए हों, उसके बाद भी आप कन्वर्ट ना कर सको, तो जब व्हेन यू आर एबल टू कन्वर्ट
तो उस टाइम पे ब्राज़ील को ये लगा कि नाउ वी आर ऑलमोस्ट एट द होम स्ट्रेच, वी आर जस्ट वन स्टेप अवे फ्रॉम द सेमीफाइनल। बट क्रेडिट एक्चुअली में जाता है क्रोएशिया को कि दे नेवर गिव अप। उन्होंने उस 105 मिनट के बाद भी उनके सर नीचे नहीं हुए और उन्होंने दे स्टिल बिलीव्ड कि वो गोल करेंगे। और आई थिंक वो जो प्रेशर जब आया है ब्राज़ील के ऊपर, वो फिर आया जब उसने पेटकोविच ने एक ब्रिलियंट क्रोएशियन मूव के बाद जो है ना स्कोर कर लिया। एंड आई थिंक दैट कुड डिफ्लेट एनी टीम इन द वर्ल्ड। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा गया पेटविक के हवाले से ही, उन्होंने जब गोल किया तो सेलिब्रेशन करते हुए उन्होंने अपनी शर्ट रिमूव की और फिर येलो कार्ड दिया गया। तो काफ़ी ये 2-3 लोगों ने ये आपसे क्वेश्चन पूछ जाना चाह रहे हैं, आप इसका आंसर दीजिए। क्या ये कोई नया रूल लागू हुआ है, अप्लाई किया गया है कि जिस पे येलो कार्ड दिया गया, उस हवाले से ज़रा हमें व्यूअर्स को बताइए। हम तारीख में जो फुटबॉल के पीछे जाते हैं, ये बड़ा कॉमन ट्रेंड था कि जब भी प्लेयर्स गोल करते हैं नेचुरली बहुत एक वो ऐसी मोमेंट होती है जब बंदा बहुत सेलिब्रेटरी मूड में होता है, डिलाइटेड होता है, एक्साइटेड होता है, तो लोग खुशी सेलिब्रेट करने के लिए शर्ट उतार देते हैं। तो इस पे फीफा ने या गवर्निंग बॉडीज़ ने उन्होंने काफ़ी नोटिस लिया। बाज़ औक़ात प्लेयर्स कुछ अपने शर्ट उतार के कोई पॉलिटिकल मैसेज भी अपनी शर्ट्स पे लगा लेते थे, या ऐसी चीज़ें भी जो उन्होंने पहने होते थे उसके ऊपर आ जाता था जो कि मुनासिब नहीं होता। फिर फीफा ने ये रूल बनाया कि जो भी शर्ट उतारेगा उसको येलो कार्ड दिया जाएगा। तो लेकिन कुछ प्लेयर्स इसकी भी नहीं परवाह करते। आज हमने पेटकोविच को देखा कि वो इतना ज़्यादा खुश था कि उसने अपनी टीम को एक ऐसा मौका दिया, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दी है कि वो अपनी टीम को सेमीफाइनल में लेके जा रहा है ब्राज़ील जैसी टीम के खिलाफ हरा के। तो उसने इस चीज़ की भी परवाह नहीं की और उसने इसको फुली इंजॉय किया और उसने पूरा जश्न मनाया अपना। और देखें वो पूरा 1 घंटा 15 मिनट ब्राज़ीलियन वाज सेलिब्रेटिंग और सिर्फ आखिरी 5 मिनट में उन्होंने सेलिब्रेशन की और इवेंचुअली मैच ले गए। अच्छा, अब ये क्वालिफाई कर चुके हैं सेमीज़ के लिए, तो अब क्या लगता है कि ये कितनी डेंजरस साइड अब आपको नज़र आ रही है क्रोएशिया की, अगर थोड़ी सी मज़ीद बात करें कि ये इस आगे सेमीफाइनल और फाइनल 2 इनके पास, एक लास्ट टाइम के ये रनर अप ही हैं, तो आपको लगता है कि एक ऐसी टीम है कि जो आज की ख़ासतौर पे बड़ी विक्ट्री, जो वर्ल्ड चैम्पियन का जैसे नंबर 1 रैंक की साइड को हराना और ये मोमेंटम जो इनको कैरी करते चले जा रहे हैं, कैसे देख रहे हैं आप इस साइड? देखिए, मेरा मानना है इस तरह के बड़े टूर्नामेंट्स में एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है जी। अगर आप एक्सपीरियंस वाइज देखें, ये लास्ट वर्ल्ड कप के फाइनलिस्ट हैं जी, और उसमें देव बीन थ्रू दी सिचुएशंस। इवन जो आज का पेनल्टी शूट आउट था, पिछले वर्ल्ड कप में भी ये रशिया के खिलाफ और डेनमार्क को पेनल्टीज पे हरा चुके थे। तो इनके प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस था कि वी हैव बीन इन दिस सिचुएशन बिफोर। तो लास्ट टाइम पे भी वर्ल्ड कप फाइनलिस्ट है। और अभी आप जो नेक्स्ट होने जा रहा है क्वार्टर फाइनल, जिसके बारे में भी बात करेंगे, अर्जेंटीना वर्सेस नेदरलैंड्स, I can bet on it, no one will be eager to face Croatia at the moment. कोई भी साइड कॉन्फिडेंट नहीं होगी कि हम क्रोएशिया को हरा सकते हैं। ये ऐसी इस तरह की इनके पास खूबी है, ऐसी टीम है। और मेरे ख्याल में जो हमें अगर नेदरलैंड्स आ जाती है उधर से, और नेदरलैंड्स और क्रोएशिया का बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का मैच होगा कि दोनों ही एक फुटबॉल को चेस के गेम की तरह खेलती हैं ऐसे ही, और वही टैक्टिकल डिसीजन लेती हैं और ऐसे करती हैं कि दूसरी टीम को कैंसिल आउट करके गोल करें। ये शायद यार आपको इसमें ऐड करना चाहें क्रोएशिया की परफॉर्मेंस के, और ख़ास तौर पे इन कॉन्टेक्स्ट मैं पूछना चाह रहा हूँ सेमीफाइनल और फाइनल के लिहाज से, क्योंकि बड़ी एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस नज़र आई। आल दो के एग्रेसिव फुटबॉल नहीं खेलते, बट इस तरह की खेलते हैं कि अपने प्लान्स को बड़ा क्लियरली उनको पता होता है व्हाट वी हैव टू डू और किस तरह लेके जाना। बड़े छोटे मार्जिन से जीते हैं, बट किसी ना किसी तरह वो पॉसिबल बना जाते हैं कि हम ये मैच जीत जाए, और वो कर जाते हैं। देखिए, क्रोएशिया हमने से पहले बात की कि उनकी जो बैक लाइन है, जो कोर है, उनका गोल कीपर है, दे परफॉर्मिंग रियली वेल, दे हिट द पीक एट अ वेरी गुड टाइम, एंड दीज आर नॉट स्टार प्लेयर्स लाइक लूका मॉड्रिच, इनमें एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, बाकी ब्रोजोविच भी है, कोविचिच भी है, बट द काइंड ऑफ स्टार प्लेयर्स दैट ब्राज़ील हैज़, दैट Netherlands has, England, France, Portugal, Bruno Fernandes, इस तरह के स्टार प्लेयर्स क्रोएशिया में नहीं है। बट इसके साथ साथ जितने डिसिप्लिन के साथ ये खेलते हैं, कोई भी टीम जो गोल जिसके खिलाफ आप गोल नहीं कर सकते, उसको फेस करना बहुत ही मुश्किल होता है। सो दे हैव प्रूवन टाइम एंड टाइम अगेन कि इनके खिलाफ गोल स्कोर करना इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग्स इन फुटबॉल, स्पेशली इन वर्ल्ड कप्स। तो मैं इजहार की बात को बिल्कुल सेकेंड
चाहूँगा कि दे मस्ट कम, क्रोएशिया वुड बी ब्रिमिंग विद कॉन्फिडेंस के भी हमसे गोल नहीं हुआ कोई मसला नहीं है, हम पेनल्टीज पे जाके तो जीत ही जाएंगे, एंड दैट इज अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड दैट कैन गिव देम कॉन्फिडेंस टू एक्चुअली प्ले बेटर इन द 90 मिनट्स एज वेल। तो कोई भी टीम इनको जो है वो फेस ऑफ करने के लिए नहीं तैयार होगी, लेकिन अभी या इसमें से अर्जेंटीना को ये सामना करना पड़ेगा या फिर नेदरलैंड्स को करना तो पड़ेगा। इसके साथ साथ मैं ब्राज़ील की ऊपर बात थोड़ी सी करना चाहूँगा कि ब्राज़ील ने पिछले ब्राज़ील बहुत ही आप नंबर 1 टीम है, बहुत अच्छी टीम है, यू नो द किंग्स ऑफ वर्ल्ड फुटबॉल एज वी नो देम, बट उन्होंने पिछले लास्ट 5 वर्ल्ड कप्स के अंदर 4 जो उनमें से जो है वो क्वार्टर फाइनल्स में नॉकआउट हुए हैं। तो ये उनके लिए एक अभी एक तरह का ना ये स्टेज है वो उनके लिए एक बहुत ही मुश्किल स्टेज बन चुकी हुई है, एंड इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी के हाउ दे बाउंस बैक इन द नेक्स्ट वर्ल्ड कप। बिल्कुल ठीक है। और क्रोएशिया की वजह से बात की, लास्ट टाइम के रनर अप के जो कैप्टन है वो लास्ट टाइम वर्ल्ड कप के अंदर बेस्ट प्लेयर भी थे, तो मेरा ख्याल है उनके मोरल कॉन्फिडेंस काफ़ी हाई है और दे वुड बी होपिंग कि हम आगे किसी तरह सेमीफाइनल और फाइनल को भी क्रॉस करें। अभी छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस। वेलकम बैक इन स्पोर्ट ऑन। हम बात कर रहे थे फीफा वर्ल्ड कप के हवाले से। अभी तो हमने बात की पहले जो क्वार्टर फाइनल खेला गया ब्राज़ील वैसे क्रोएशिया ने हरा दिया ब्राज़ील को। अब बात करते हैं सेकंड मैच जो सेकंड क्वार्टर फाइनल होगा उसके हवाले से, नीदरलैंड वर्सेस अर्जेंटीना। एक तो सबसे पहले जो एक्सपेक्टेड फॉर्मेशन है उसका बताएं, आप प्लेस का बताएं, फिर आगे हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए लाइनअप्स अनाउंस हो गई हैं जी। नेदरलैंड्स जो है वो 3-4-1-2 खेल रहा है, जो हमेशा से इनका 3 एट द बैक होता है। नोपर्ट इनके गोलकीपर हैं, बड़ी सेटल्ड लाइनअप है जी, और वही लोग जो पिछला मैच खेले थे वही खेल रहे हैं। नोपर्ट गोलकीपर है, 3 डिफेंडर जो इनके हैं आके, वैन डाइक और टिम्बर, 3 सेंटर बैक्स, राइट विंग बैक इनके डम्फ्रीज हैं, लेफ्ट विंग बैक इनके डेली ब्लेंड है। और आपको पता है ये अपने विंग बैक्स के ऊपर बड़े गेम करते हैं। लास्ट मैच भी इनके जो इन्होंने मैच हराया था यूएसए को, तीनों गोल्स में इनके विंग बैक्स फुल बैक्स इन्वॉल्व थे। मिडफील्ड में डी जोंग और डी रून, और नंबर 9 पे गैकपो खेल रहे हैं जी। और अटैकिंग 2 जो है वो डिपे और बगवेन है, बिल्कुल ऐसे ही। और अर्जेंटीना की जो फॉर्मेशन है वो 3-5-2 है जी। इसकी पीछे वजह ये है कि डी मरिया इंजर्ड है, तो नॉर्मली ये 3 मैन इनकी अटैकिंग होती है, लेकिन उन्होंने 3-5-2 किया क्योंकि डी मरिया इंजर्ड है, उसकी इंजरी को अकाउंट फॉर करने के लिए इन्हें थोड़ी स्ट्रैटेजी चेंज की है। कीपर इनके मार्टिनेज हैं, सेंटर बैक्स जो इनके 3 हैं, रोमेरो, ऑटोमेंडी और मार्टिनेज जी। और मिडफील्ड में इनके जो 5 मैन मिडफील्ड है, लेफ्ट विंग बैक अकूना और राइट विंग बैक मोलिना, और जो 3 सेंट्रल मिडफील्डर्स हैं डी पॉल, फर्नांडेज, एलिस्टर, पॉल, और अटैकर्स जो इनके हैं मेसी और अल्वारेज जी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होगा। वजह उसकी ये है कि हमने नेदरलैंड्स को इस वर्ल्ड कप में देखा है कि वो कोई बहुत ज़्यादा ना पोजीशन डोमिनेट करते हैं ना बहुत ज़्यादा ऑल आउट अटैकिंग फुटबॉल खेलते हैं, लेकिन अगेंस्ट अ रन आउट प्ले एक आधा ऐसा गोल निकाल लेते हैं और दूसरी टीम को स्टन कर देते हैं। ये जिस तरह क्रोएशिया की हमने बात की, ये भी एक ऐसी साइड है लेकिन अगर आप इनके सारे मैचेस को देखें ना तो ऐसे लगता है कि कंप्यूटराइज किस्म की ये फुटबॉल खेल रहे हैं। जैसे आप वीडियो गेम में नहीं देखते कि पासिंग हो रही है और करते 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 गोल के पास जाते हैं और गोल करके आ जाते हैं। तो क्या लगता है कि इन्होंने कुछ अपनी स्ट्रेटजी को चेंज किया है, कोई गेम प्लान, कोई इनके कोच का ऐसा कोई रोल है कि जो इतनी साइंटिफिक किस्म की ये गेम खेलना शुरू की है और जो बाकियों से डिफरेंशिएट कर रही है इनको, और कोई भी अभी तक ओपोजिशन इनको प्रॉपर रीड नहीं कर पाई। तो कैसे देखते हैं कि कौन सी टीम आपको ज़्यादा फेवरेट भी नज़र आ रही है और बेहतर नज़र आ रही है? देखिए इसमें एक तो कोच का इन्फ्लुएंस होता है, हर कोच की अपनी एक टेंडेंसी होती है। कोई कोच काउंटर अटैकिंग फुटबॉल प्रेफर करता है, कोई कोच पोजेशन फुटबॉल प्रेफर करता है, कोई कोच कहता है कि विंग से अटैक होना चाहिए, कोई कोच कहता है कि सेंटर से अटैक। हर एक कोच की अपनी प्रेफरेंस होती है। तो दूसरा, हर बंदे ने हर कोच ने अपने जो उसके पास रिसोर्सेज हैं उसको भी देखना होता है जी। तो अब इनके पास जो रिसोर्सेज हैं, अब अगर फ़र्ज़ करें ये अर्जेंटीना के ख़िलाफ़ खेल रहे हैं, इनके पास मेसी नहीं है, इनके पास डी मरिया नहीं है, इनके पास अल्वारेज नहीं है, तो इन्होंने अपने रिसोर्सेज के मुताबिक अपनी स्ट्रैटेजी को एडजस्ट करना है। इस तरह हमने क्रोएशिया को देखा, क्रोएशिया के पास ना नेमार है, ना विनीशियस जूनियर है, ना रिचार्लिसन है, तो उन्होंने भी अपनी स्ट्रैटेजी को इस तरह एडजस्ट किया जो उनके प्लेयर्स को बेस्ट सूट करती है। इसी वजह से नेदरलैंड्स की भी जो उनके पास रिसोर्सेज हैं, जो प्लेयर्स हैं, अगर हम 10 साल पहले जाएँ तो नेदरलैंड्स की जो उस वक्त टीम थी
वो शायद इससे बहुत ज़्यादा फ्लेयर प्लेयर्स थे। इनके पास आर्यन रॉबिन था, फाइल वेंडर वार्ड था, रूट वैन निस्टेलरॉय था। उस टाइम की जो 10 साल पहले की नेदरलैंड्स टीम थी, उनके पास शायद इन टर्म्स ऑफ इंडिविजुअल ब्रिलियंस बेहतर प्लेयर थे, और इसी वजह से वो आपने 2014 में अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया, 2010 के फाइनल तक गए, स्पेन से हारे। तो अभी जो इनके पास रिसोर्सेज हैं उस हिसाब से ये समझते हैं कि एक तो हमने टाइट एट द बैक रहना है, क्योंकि इनके पास डिफेंडर वैन डाइक बहुत ही एक्सपीरियंस सीजन डिफेंडर है, लिवरपूल के लिए खेलते हैं। टिम्बर है, आके है, ये भी बड़े तगड़े डिफेंडर हैं। उसके अलावा इनके जो सेंट्रल मिडफील्डर्स हैं डी जोंग और डी रून, ये भी बड़े सीजन प्लेयर हैं और ये दे आर सॉलिडिटी प्रोवाइड करते हैं। दूसरे इनकी जो अटैकिंग थ्रेट है, हर टीम का डिफरेंट स्टाइल होता है गोल करने का। अब ब्राज़ील है, आपने देखा होगा कि वो नेमार पे, विनिसियस जूनियर पे बड़ा रिलाई करते हैं और मिड सेंटर मिडफील्ड से गोल करने की कोशिश करते हैं। वेयर जो नेदरलैंड्स है, इनकी कोशिश होती है कि हम विंग बैक्स हैं, इनके विंग बैक्स अच्छे हैं, और जब आप 3 एट द बैक खिलाते हो तब आप अपने जो विंग राइट विंग बैक और लेफ्ट विंग बैक, इनके लिए आप स्पेस क्रिएट करते हो कि वो बहुत ज़्यादा ऑल आउट अटैकिंग करते हैं और वो बाई लाइन पे जाके क्रॉसेस करके गोल निकालने की कोशिश करते हैं। तो आज भी और इस वर्ल्ड कप में भी नेदरलैंड्स की ये स्ट्रैटेजी रही है और आज भी हमें लगता है कि इसी स्ट्रैटेजी को ये फॉलो करेंगे। एक नेमार की भी एक एग्जांपल दे, एक छोटा सा अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाती है इनको, तो ये एग्जीक्यूशन कर जाते हैं, गोल कर जाते हैं। तो आपको लगता है कि एक तो ओबियसली मेसी के लिए तो ये डू एंड डाई वाली सिचुएशन है और उसने अनाउंस भी किया हुआ है कि मैं वर्ल्ड कप जीतना चाह रहा हूँ, मेरा लास्ट ये वर्ल्ड कप है, या वो पूरा इसको कवर करके चलेंगे? मेसी की क्या गेम प्लान होनी चाहिए? क्योंकि एक एडवांटेज जो अभी तक हमें नज़र आया मैचेस के अंदर कि जब सारे का सारा टीमों का फोकस मेसी पे जाता है तो अल्वारेज ने गोल करने शुरू कर दिए, या कोई और आके अटैकर गोल कर रहा है तो उन्होंने एक बर्डन अपने पे ले के वो कर रहा है। तो आपको लगता है कि ये पुर्तगाल की तरह बिठाएंगे, इसको बाद में लाएंगे, कुछ इस तरह की सोच हो सकती है, या इसी तरह जो प्लान इनका लास्ट 2-3 मैचेस में चल रहा है उसी मोमेंटम को कंटिन्यू करेंगे? देखिए, अगर हम मेसी और रोनाल्डो के बारे में बात करें, जो अक्लमंद प्लेयर होते हैं, जब वो समझ जाते हैं कि हम 30s क्रॉस करते हैं तो अपनी गेम को थोड़ा आल्टर करते हैं जी। मेसी और रोनाल्डो थे, इनकी जब ये लेट 20s में थे या 20s में थे, इनकी पेस बहुत ज़्यादा थी और ड्रिबलिंग बहुत ज़्यादा थी। फिर उन्होंने अपनी गेम को एज के हिसाब से, जब नेचुरली जब आपकी एज ज़्यादा हो जाती है तो आपकी इतनी पेस भी नहीं रहती, ना इतना स्टेमिना रहता है, तो फिर आप अपनी गेम को ऑल्टर करते हो। रोनाल्डो ने भी ये किया, वो उसने विंगर से अपने आप को एक सेंटर फॉरवर्ड कन्वर्ट किया। मेसी ने भी जो पहले एक राइट विंगर टाइप था और अंडर सेंटर में आके अंदर गोल करता था और कट इन करके, अब उसने आपको एक किस्म का एक प्ले मेकर मिडफील्डर रूप में ढाल लिया। अब अगर हम दोनों प्लेयर्स की फॉर्म कंपेयर करें इस वर्ल्ड कप में, पोर्चुगल की तरफ से रोनाल्डो की फॉर्म इतनी अच्छी नहीं रही, इस वजह से उनके कोच को एक बहुत बड़ा प्रेशर होता है, बहुत बड़ा फैसला होता है कि रोनाल्डो जैसे प्लेयर को ना खिलाना। उसने मजबूरी के तहत रोनाल्डो को बेंच किया और उसको एक कह लें कि अच्छा डिसीजन हुआ और उसको बेनिफिट हुआ। लेकिन मेसी की इस वर्ल्ड कप में फॉर्म अच्छी रही है। मेसी को तो मेरे ख्याल में इनका कोच टेक करेगा और मेसी का इम्पैक्ट भी गेम्स पे नज़र आ रहा है जो कि रोनाल्डो का मैंने, क्योंकि इसकी जो रीज़न है, रोनाल्डो ने अपने आप को एक सेंटर फॉरवर्ड के रोल में कन्वर्ट कर लिया, वेरएज मेसी ने अपने आप को एक मिडफील्डर के रोल में कन्वर्ट कर लिया। जो मिडफील्डर होता है उसके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती है गेम को इन्फ्लुएंस करने के लिए, जबकि जो अटैकर होता है वो लिमिटेड हो जाता है कि उसको अगर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी तभी वो गोल्स कर सकता है। लेकिन मिडफील्डर के पास ये एवेन्यू होती है, अपॉर्चुनिटीज़ होती है कि वो गेम के अंदर जान खुद से डाल सकता है। बिल्कुल ठीक बात है जी। शायद आप भी इसमें ज़रूर बताइए, जिस तरह अभी इजहार ने बड़ी डिटेल में बताया, आप भी पॉइंट ऑफ व्यू दें कि दोनों टीमों को कैसे देखते हैं, एक तो मैच को कैसे देख रहे हैं, एक्सपेक्टेड फॉर्मेशन हमने डिस्कस कर ली, कौन से आपको लगता है की प्लेयर होंगे जो वाइटल रोल प्ले कर सकते हैं अपनी टीम के लिए, और तीसरा ये भी साथ ज़रूर बताइए कि आपको क्या लगता है कि किस टीम के पास ज़्यादा चांसेस आज का मैच जीतने के लिए? मैं सबसे पहले थोड़ा सा फॉर्मेशन के ऊपर आना चाहता हूँ। अभी जिस तरह इजहार ने कहा कि अर्जेंटीना 3-5-2 खेल रही है, इनको ज़रूर डी मरिया जो है वो हर्ट करेगा उसका यहाँ पे ना होना, बट लास्ट मैच में भी डी मरिया नहीं था और उसके अंदर उन्हें 4-3-3 खिलाया था। सो इट्स इंटरेस्टिंग कि वो अभी इस दफ़ा ये मैचअप करना चाहते हैं नेदरलैंड्स की फॉर्मेशन के साथ, ताकि वो मैन टू मैन जो है उसको कैंसिल आउट कर सकें। इसके साथ साथ एक ये चीज़ सामने एक इंटरेस्टिंग स्टैट है कि नेदरलैंड्स ने अभी पिछले 19 मैचेस जो है वो नहीं हारे। दैट जस्ट गोज़ टू शो कि वो कितना क्रोएशिया जैसा खेलते हैं, कितना फ्रस्ट्रेट कर देते हैं अगली टीम को, एंड दे हैव द कैपेबिलिटी। उनके पास गैक्पो, बर्गवाइन, डिपे,
जैसे फिनिशर्स हैं जो क्लिनिकल फिनिशिंग भी करते हैं, डी जोंग और डिरून जैसे मिडफील्डर्स हैं जो बड़े अच्छे प्ले मेकर्स भी हैं। तो आई थिंक यहाँ पे गैक्पो ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं इस वर्ल्ड कप के अंदर। ही कुड प्ले एन इंस्ट्रूमेंटल पार्ट इन नेदरलैंड्स गोइंग थ्रू। मुझे अर्जेंटीना वर्सेस नेदरलैंड्स के अंदर अभी तक जो ज़्यादा बेहतर वर्ल्ड कप लगा है वो नेदरलैंड्स का लगा है। दे हैव बीन मोर सिक्योर, दे हैव इवन दो सेनेगल का मैच अगर आप निकाल दें तो दे हैव प्लेड विद मोर एश्योरिटी इन देयर ओवरऑल स्कीम। अर्जेंटीना अपार्ट फ्रॉम सम मेसी की ब्रिलियंस, फर्नांडिस की ब्रिलियंस, दे हैव लैक्ड दैट यू नो दैट साउथ अमेरिकन स्पार्क जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे फॉर एन अर्जेंटीना टीम टू रियली चैलेंज द वेरी बिग टीम्स। इसके साथ साथ ऑटोमेंडी, मार्टिनेज, रोमेरो, दीज आर वेरी गुड डिफेंडर्स और इनकी भी डिफेंस जो है वो बड़ी अच्छी साबित होती है। तो ये मैचअप मैं बड़ा क्लोजली फॉलो करूँगा। मुझे इट्स वेरी हार्ड फॉर मी टू से कि इसमें कौन बाजी जीत जाएगा। आई थिंक इट कुड कम डाउन टू इंडिविजुअल ब्रिलियंस ऑफ मेसी एंड फर्नांडिस or the resolute chess-like strategies of Netherlands, but I think Netherlands might go through. या बिल्कुल एग्जैक्टली जिस तरह कि आपने चेस थ्रू कहा और बड़ा कंप्यूटराइज का मैंने वर्ड बोला, वो बड़ा सिस्टमेटिक किस्म की फुटबॉल खेल रहे हैं। अच्छा, दूसरा इसमें ये बताइए कि हमने एक चीज़ और ओवरऑल अगर हम फुटबॉल की बात करें, बड़े मैच का जो प्रेशर है वो बड़ी बड़ी टीमों को भी गिरा देता है। जैसे ब्राज़ील हमने देखा कि शायद या ओवर कॉन्फिडेंट भी हम कह सकते हैं समहाउ। कई दफ़ा आप आते हो, आप कहते हो जी, जिस तरह उन्होंने अपने 26 प्लेयर्स को भी चांस दिया और उन्होंने कहा जी वी आर क्वाइट कॉन्फिडेंट, बट वो क्रिज्मा वो स्पार्क में नहीं नज़र आया। इसी तरह अर्जेंटीना हाईली रैंक टीम है, बट वो चीज़ जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो उस तरह नज़र नहीं आई। जर्मनी पहले बाहर होगी। क्या लगता है आपको? और कई दफ़ा जो नॉर्मल जब बड़े नाम नहीं होते या बड़ी टीमें नहीं होती, वो ज़्यादा बेहतर एग्जीक्यूशन कर पाती हैं ऐसे बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर आके। तो आपको क्या लगता है ये यही एज जो है वो नीदरलैंड को भी मिलने जा रहा है जिस तरह अभी क्रोएशिया ने लिया? देखिए, अगर हम इन दोनों का रूट टू क्वालिफिकेशन देखें, जिस रूट के तहत ही अभी तक पहुंचे हैं क्वार्टर फाइनल्स में, ब्राज़ील का जो रूट था वो कदर आसान था। और बाज़ औक़ात हम समझते हैं कि इन्होंने ब्राज़ील ने साउथ कोरिया को अगर 4-1 हरा दिया और बड़ा ओवर पावर किया, ये एक तो एक अच्छा साइन भी ले सकते हैं, लेकिन एक किस्म का है कि एक नेगेटिव भी इन सेंस है कि उनको एक आसानी से एक मैच जीत गए हैं। वेरएज़ अगर आप क्रोएशिया का रूट देखें, उन्हें एक एक मैच में स्ट्रगल करना पड़ा है। आप पहला मैच देख लें, मोरक्को से उन्होंने ड्रॉ किया, दूसरा मैच देख लें, कनाडा को उन्हें हराया, तीसरा मैच इवन जो बेल्जियम के साथ उनका ड्रॉ हुआ वो भी बड़ा टच एंड गो था। उस टाइम अगर बेल्जियम गोल कर देती तो शायद क्रोएशिया क्वालिफाई ना करती। अब अगला मैच जापान वाला, वो भी आखिरी मिनट तक उन्होंने लड़ा है। तो बाज़ औक़ात जो आपकी जब इस तरह बार बार आप एक टेंस सिचुएशन से गुजरते हो तो आपकी मेंटली आप स्ट्रांग होते जाते हो और ये चीज़ आपको फ़ायदा देती है। और ब्राज़ील ने जो रूट टू क्वालिफिकेशन था उनमें थोड़ी उन्हें कदर आसान था। इस वजह से जब उन्हें पहला मुश्किल मैच पड़ा तो उनको ज़रा वो पजल हो गए या वो इतना मेंटली स्ट्रांग ना रहे। अब आप नोट करें, इवन पेनल्टी शुरू ही नहीं हुई थी, नेमार के आंखों से आंसू निकल रहे थे, शेकिंग, ही वाज शेकिंग एट द हेड और जैसे पूरी बॉडी लैंग्वेज। यार देखिए, अगर आपको गोल पड़ भी गया है, मैच स्टिल इन फ्रंट ऑफ यू, आप पेनल्टीज में हरा सकते हो। आप कोई नहीं यार, पड़ गया, अगर इक्वलाइज हो गए हम पेनल्टी में नहीं हराएंगे। लेकिन ब्राज़ील की तरफ से हमें वो रेजिलियंस नजर नहीं आई। उनके तमाम प्लेयर्स की बॉडी लैंग्वेज काफी शैटर्ड नजर आई और उसकी वजह शायद ये थी कि उनका ये पहला सख्त मैच था जी। आप अगर कैमरून वाले मैच को निकाल दें, क्योंकि वो ऑलरेडी उस टाइम तक क्वालिफाई कर चुके थे, तो उनके लिए वो मैच इतना सिग्निफिकेंस या रेलेवेंस नहीं रखता था। इंपॉर्टेंस शायद समहाउ नहीं दी उस मैच को। तो इसमें भी यही जो क्रोएशिया है, उन्होंने एक एक मैच में एक एक पॉइंट के लिए उन्हें स्ट्रगल करना पड़ा है। तो उनके अंदर जो फाइटिंग स्पिरिट था वो ब्राज़ील से हमें ज़्यादा देखने को मिला। और वही जो हम बात करते हैं हर स्पोर्ट के अंदर कि आपका जो मोमेंटम होता है, जो पीक होता है, वो कई दफ़ा मैटर करती है। और हर स्पोर्ट के अंदर कई दफ़ा ये भी होता है कि आप अगर जीतते जा रहे हैं तो कोई एक आधा आपका ऑड डे या बुरा दिन आता है जो आपको समहाउ कहीं ना कहीं वो आपको लगता है कि गिरा देता है। अच्छा, कुछ में आप मज़ीद अगर हम बात करें अर्जेंटीना और नीदरलैंड्स की, तो क्या आपको लगता है कि किस तरह की फ़ुटबॉल खेलेंगे? ये अटैक की तरफ जाएंगे दोनों साइड, या आप पोजेशन को कंट्रोल करने? क्योंकि हमें पता है कि जिस तरह हमने नीदरलैंड की बात की, वो बड़ी सिस्टमेटिक किस्म की फ़ुटबॉल खेलते हैं, बट अर्जेंटीना भी ज़रा फ्लेयर के साथ खेलते हैं, मेसी को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं या अल्वेरेस को देते हैं कि ये अटैक करे।
तो किस तरह की आप गेम एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए ये बहुत ही टाइट गेम होगी। हमें जो रीसेंट ट्रेंड नज़र आया है मैचेस में, रीसेंट मैचेस में कोई भी टीम ट्रेल करना नहीं चाह रही। उसकी वजह यह है कि ये जो केजी मैचेस होते हैं इसमें एक आधे गोल का मार्जिन होता है जो डिसाइसिव प्रूव होता है। तो और ये भी बहुत बड़ा इनके बैक ऑफ द हेड होता है कि ये मैच 120वें मिनट तक भी जा सकता है। तो दोनों टीमें खुला के शुरू में अटैक नहीं करती और वो अपनी बड़ा मैयड अप्रोच रखते हैं और इतना अपनी एनर्जी को भी कंजर्व कर रहे होते हैं। ये भी उनके बैक ऑफ द हेड होता है। तो ये भी बड़ा इस किस्म का मैच होगा कि दोनों टीमों की कोशिश होगी कि हम किसी तरह गोल कंसीड ना करें और अगर हमें कोई मौका मिल जाए, यहाँ पे मैं अपॉर्चुनिटी मिल जाए उसमें यार का भी पॉइंट ले लें हम इसमें। जी जी प्लीज़। हाँ, यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगा कि जिस तरह इजहार ने बात की कि ये केजी मैच होगा, टाइट मैच होगा, ये इसकी एग्जांपल आपको 2014 के अंदर भी मिलती है जहाँ पे 0-0 हुआ था। लेकिन आई थिंक यहाँ पे नर्व्स विल प्ले अ लॉट, काफ़ी ज़्यादा पार्ट प्ले करेंगी। और हमने ये देखा है कि अर्जेंटीना हैव बीन अ टीम जहाँ पे नर्व्स ज़्यादा वो ज़्यादा नर्व्स शो करते हैं और ज़्यादा अंडर प्रेशर आते हैं। आई थिंक कि ये जो एक्सपेक्टेशन है इस वर्ल्ड कप के साथ अर्जेंटीना के साथ और मेसी के साथ, वो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर अर्जेंटीना को देगा। कुछ यार अभी मैं लास्ट नोट पे आप दोनों का मैं पॉइंट लेना चाहूँ। एक और मैच भी कल खेला जाएगा, मोरक्को वर्सेस पुर्तगाल। बड़ी अच्छी फुटबॉल खेली दोनों ने, बड़ा ज़बरदस्त खेला। क्विकली आप पहले रिप्लाई दे दें, फिर मैं इजहार साहब का पॉइंट ऑफ व्यू ले लेता हूँ। उस मैच का भी बता दीजिएगा प्लीज़। इरफान, पोर्चुगल बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही डोमिनेटिंग तरीके से जो है वो अभी इस मैच के लिए क्वालिफाई किए हैं। और मोरक्को आपको पता ही है कि वो जिस डिटर्मिनेशन से, जिस रेजोल्यूट डिफेंस के साथ वो खेल रहे हैं और जितना बड़ा अपसेट उन्होंने स्पेन को दिया है, वो दैट इज़ फॉर एवरीवन टू सी। बट दे डू हैव दैट अटैकिंग फ्लेयर इन देम, जिसकी वजह से इट इज़ ऑलवेज डिफ़िकल्ट कि उनके ऊपर पूरी तरीके से डोमिनेट नहीं किया जा सकता। मुझे लगता है ऐसे है कि ये टफ मैच हो सकता है, यहाँ पे अपसेट के चांसेस ज़रूर हैं। लेकिन अगर पोर्चुगल जो है वो अपनी अच्छी अटैकिंग फुटबॉल, फ्रांस की तरह की फुटबॉल खेलते हैं, क्विक पासिंग करते हैं और थ्रू बॉल जो विंग से भी खेलते हैं, तो अगर वो कर पाए तो ये आई थिंक पोर्चुगल जीत जाएगा। बट इट विल बी अ वेरी टफ मैच। एंड अगर इन्होंने फर्स्ट हाफ तक जो है वो 0-0 रख लिया तो फिर मेरा ख्याल है मोरक्को का भी काफ़ी बड़ा चांस है। जी साहब, उसमें मोरक्को की बात करें तो एक तो इस्लामिक कंट्री हमारी, उनके साथ एफिलेशन सबकी बहुत ज़्यादा, लास्ट विक्ट्री पूरे हम सब ने भी ऐसे इंजॉय की जैसे हम जीत गए। प्लस इनके कीपर को भी एडवांटेज देना चाहिए, वो क्या खूबसूरत उसने कीपिंग की। जिस तरह आज हम बात कर रहे हैं क्रोएशिया के कीपर की, मेरा ख्याल है ये दोनों कीपर दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट कीपर माने जाते हैं। तो कैसे आप इस मैच को देखते हैं? देखिए मेरे ख्याल में पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा लोग इस मैच के बारे में एंटिसिपेट कर रहे होंगे। ज़्यादा लोगों की इंटरेस्ट इस मैच में बहुत ज़्यादा होगा। नेचुरली एक तो अरब कंट्री है, मुस्लिम कंट्री है, तो हमारी एफिलिएशन तो होगी। तो इसमें मेरे ख्याल में अगर हम दोनों का रूट टू क्वालिफिकेशन देखें अभी तक, सिर्फ अभी फ़िलहाल हमें ये बताइए कि आपको लगता क्या है कि कौन जीत पाएगी? मोरक्को जीत जाएगा। मोरक्को जीत पाएगी। और उसमें आपको लगता है कि ये उसी तरह की ब्रांड ऑफ फुटबॉल खेलेंगे जिस तरह अभी ये लास्ट गेम में खेले, उसी तरह की ब्रांड ऑफ फुटबॉल खेलेंगे? और ना सिर्फ इनमें डिफेंसिव सॉलिडिटी है बल्कि इनके पास वो प्लेयर्स भी हैं जो पोर्चुगल को अटैक पे प्रॉब्लम्स दे सकते हैं। बिल्कुल ठीक, गोल कर सकते हैं। ज़ियाश है, यूसुफ नसीरी है, और जो पुराना इनके पास एक्सपीरियंस है स्पेन। अगर इनको जो स्पेन मेरे ख्याल में पोर्चुगल से बेहतर टीम, अगर ये स्पेन को हरा सकते हैं तो पोर्चुगल को, व्हाई नॉट पोर्चुगल? बिल्कुल ठीक है। और उसमें आपको लगता है कि क्या पोर्चुगल को स्ट्रेटजी के अंदर क्या ऐसी मेन चीज़ें करनी चाहिए जो इन्होंने स्पेन के अगेंस्ट की थी तो ये उसको टफ टाइम दे पाएंगे? मेरे ख्याल में पोर्चुगल को चाहिए कि पोजेशन के बारे में ना फोकस करें, और अगर उनके पास जब पोजेशन हो तो गोल करने की कोशिश करें और अर्ली गोल करें ताकि अपनी नर्व्स को सेटल कर लें। क्योंकि जितना ये मैच ड्रैग ऑन होता जाएगा 0-0 पे, उतना ही मोरक्को स्ट्रेंथ पकड़ती रहेगी। बिल्कुल ठीक है। चलें, ये तो कल हम दोनों मैचेस देखेंगे और उसके बाद इस पर आपका डिटेल आपका और शहरयार का एनालिसिस लेंगे। ये अभी आपसे इजाज़त लेते हैं। कल इंशाल्लाह दोबारा दोनों मैचेस के ऊपर डिस्कशन करेंगे और फिर आपको अपना फीडबैक भी आप हमें ज़रूर प्रोवाइड करते रहेंगे। आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।